सुरभि की शादी थी। सुरभि की बड़ी बहन कविता आ चुकी थी। कविता को माँ शारदा जी ने शादी के 2 महीने पहले ही बुला लिया था कि तू आ जा, बहन सुरभि की शादी की सारी तैयारियां करवा देना, इसकी खरीदारी वगैरह में मदद कर देना। हालांकि सुरभि की भाभी कामना भी घर में थी, पर क्योंकि कामना घर की बहू थी, जैसा कि हर ससुराल में होता है, उससे हर बात छुपाई जा रही थी और उसे कुछ भी नहीं बताया जाता था। क्या खरीदारी की जाएगी, क्या तैयारी हो रही है, कुछ भी नहीं। कामना के सिर पर बस सबको खाना खिलाना और घर के कामों की जिम्मेदारी डाल दी गई थी। शादी के कामों से उसे काफी दूर रखा जा रहा था। कामना और उसका पति सूरज यह सब कुछ देख रहे थे और चुप थे। सूरज की जिम्मेदारी सिर्फ बहन की शादी के लिए पैसे देने की थी और कामना की जिम्मेदारी तीनों माँ बेटी को समय समय पर खाना और चाय नाश्ता देने की थी और घर के सारे काम देखने की। बाकी सब कुछ तीनों माँ बेटी अकेले ही कर रही थी, वह भी छुप छुपा कर कि कहीं कामना कुछ देख न ले। कामना को यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कामना का छोटा बच्चा भी था, जो कि खेलते खेलते कई बार दादी माँ के कमरे में पहुंच जाता था और कामना जब उसे पकड़ने के लिए जाती तो वह तीनों बिल्कुल घबरा जाती। उन्हें ऐसा लगता कि कहीं कामना ने कुछ देख ना लिया हो कि वह लोग क्या तैयारी कर रही हैं, और वह जल्दी से कामना को रूम से बाहर भेजने की कोशिश करने लगती। कामना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, जैसे लगता था कि वह इस घर की सदस्य ही नहीं है। लेकिन कामना कर भी क्या सकती थी। तीनों माँ बेटी मिलकर एक हुई रहती थी और कामना को बाहरी बनाकर रखी थी। कामना कभी कभी सूरज से यह सब बातें बोलती भी थी, तो सूरज बोलता था, कोई फायदा नहीं फालतू की बहस करने का, पापा है नहीं, तीनों माँ बेटी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा और तुम ही बुरी बन जाओगी, इसलिए चुपचाप रहो। सूरज तो यह सब कुछ कहकर ऑफिस चला जाता था, पर कामना को दिन भर यह सब कुछ झेलना पड़ता था। सूरज महसूस भी नहीं कर सकता था कि कामना को कैसा लगता होगा। उसे ऐसा लगता था जैसे वह इस घर की नौकर है, जिसे घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना यह सब कुछ काम करना है, और मालिक जहां बैठकर बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वहां जाना उनका वर्जित है। लेकिन सूरज का कहना भी सही था, यदि कामना कुछ बोलती तो वही बुरी बनती। एक दिन सुबह सुबह शारदा जी ने सूरज से सुरभि के जेवर खरीदने के लिए 5 लाख मांगे, और कविता भी, क्योंकि उस घर की बेटी है और शादी में उसे भी कुछ देना पड़ेगा, तो उसके भी एक जोड़ी जेवर खरीदने के लिए 50,000 अलग से मांगा। सूरज ने बोला, इतनी बड़ी रकम तो मुझे बैंक से निकाल कर लानी पड़ेगी, या एक काम करो, कामना और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, कामना के साथ बैंक चले जाना। कामना के साथ बैंक चले जाना, वह वहां से पैसे निकाल कर दे देगी। शारदा जी को यह बात गंवारा नहीं लगी कि उन्हें अपनी बहू से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लेने पड़े। उन्होंने बोला, नहीं, पैसे तो तू ही ला कर दे, ऑफिस देर से चले जाना। सूरज ने बोला, माँ मैं दे देता, लेकिन आज ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है और मुझे वक्त पर ही जाना पड़ेगा। अब एक काम हो सकता है, या तो जेवर की खरीदारी 1-2 दिनों के लिए टाल दो, या तो फिर कामना को लेकर बैंक चली जाना। कहकर सूरज ऑफिस के लिए निकल गया। शारदा जी को लग रहा था देर करने से सोने का रेट बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि शादी का सीजन है और सुरभि के सारे जेवर तो लेने ही हैं, तो चलो कोई बात नहीं, कामना को लेकर ही पैसे निकलवा लेते हैं और उधर से ही जेवर ले लेंगे। शारदा जी ने कामना से पैसे की बात की। कामना को पता था कि ससुर जी नहीं हैं और नंद की शादी की जिम्मेदारी उसकी और सूरज की ही है, और पैसे तो देने ही थे, तो कामना सास के साथ चल दी। शारदा जी, उसकी दोनों ननद और कामना सब बैंक पहुंचे। कामना ने 5,50,000 रुपए निकालकर सास को दे दिए। शारदा जी ने बोला, हम लोग जेवर की खरीदारी कर लेते हैं। कामना भी साथी थी, वह भी साथ साथ चल रही थी।
सोचा जब साथ आए हैं तो साथ ही घर लौट जाएंगे। लेकिन कामना की सास और नंद को यह बातें बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि यदि कामना साथ में रहती तो वह देख लेती कि क्या जेवर खरीदे जा रहे हैं। तो शारदा जी ने बोला, बेटा तू छोटे बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेगी, वह परेशान हो जाएगा, तू घर चली जा। कामना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। बैंक के पास में ही जेवरों की दुकान थी, फिर भी सासू माँ उसे भगाने पर लगी थी कि कहीं वह उनकी खरीदारी देख न ले। कामना की आंखों में आंसू आ गए थे और वह चुपचाप ऑटो करके घर आ गई। उसकी सास और नंद ने अपनी खरीदारी की और घर आए। उन्होंने कामना को कोई भी जेवर दिखाना जरूरी नहीं समझे और ना ही कामना ने कुछ बोला। शाम को जब सूरज घर आया तो कामना सूरज के सामने बहुत रोई और बोली, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूं। तुम मुझे कुछ बोलने नहीं देते, कुछ बोलो तो यह माँ बेटी आंसू बहाने लगती हैं और मैं एक बुरी बहू साबित हो जाती हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम उनके लिए एक पैसे कमाने की मशीन हो और मैं घर में काम करने वाली नौकर हूं। सूरज ने बोला, अब कर ही क्या सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है यदि मैंने या तुमने कुछ भी बोला तो माँ पूरे रिश्तेदार और मोहल्ले में यह बोल बोल कर कि पापा नहीं है और मेरे बेटे बहू अपनी बहन की शादी में रोड़े लग रहे हैं, हमें बदनाम कर देंगी, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो। एक बार सुरभि की शादी ठीक ठाक से हो जाने दो और सुरभि विदा हो जाए, फिर तो दोनों बेटियां अपने ससुराल में रहेंगी और तुम भी यहाँ आराम से रहना। कभी कभार का मिलना जुलना होगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। कुछ देर की परेशानी है, इसका सामना कर लो, क्योंकि यदि अभी हमने कदम पीछे हटाए तो हम जिंदगी भर के लिए बुरे साबित हो जाएंगे। कामना ने बोला, ठीक है, लेकिन सुरभि की विदा होते ही मैं इन लोगों की बातों का जवाब जरूर दूंगी और उस वक्त तुम कुछ नहीं बोलोगे और जो भी पड़ोसी या रिश्तेदार मुझे या तुम्हें कुछ भी बोलेंगे बोलने दो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और मैंने सोच लिया है इन्हें इनकी बातों का जवाब दूंगी। सूरज ने बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जब मैं मेरी माँ और बहन को उनके गलत करने के लिए मैं रोक नहीं सकता तो तुम्हें कैसे रोकूं? आखिर तुम भी इंसान हो। और सूरज सोने चला गया। सुरभि की शादी की सारी शॉपिंग जोर शोर से चल रही थी और कामना को कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा था कि क्या कपड़े, जेवर, मेकअप आदि खरीदे गए हैं और न ही अब कामना को कोई इंटरेस्ट था उन चीजों को देखने में। वह बस अपने काम करती और अपने रूम में रहती। सुरभि और कविता भी बहुत खुश थे, सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे और खरीद रहे थे। सूरज के पैसों से ही उन्होंने सारी खरीदारी की थी, पर यह नहीं सोचा कि अपने भाई भाभी और भतीजे के लिए भी कुछ खरीद लिया जाए। शादी के आखिरी वक्त तक सूरज, कामना और उनके बच्चे के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीदा गया था। बाकी सारी तैयारियां हो गई थी और शादी की रस्में शुरू होने को थी। शारदा जी ने कामना से बोला, तुमने अपनी तैयारी कर ली है? कल से शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। तो कामना ने बोला, मुझे क्या तैयारी करनी है, मुझे तो बस सबका चाय नाश्ता ही देखना होगा, बाकी सारी तैयारी तो आप तीनों माँ बेटी करेंगी। शारदा जी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि कामना क्या बोलना चाह रही है और उन्होंने अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। हाँ, तेरे ससुर जी नहीं हैं तो तू तो बातें बनाएगी ही। आखिर तेरे पति के पैसों से तो मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो तू तो नखरे दिखाएगी ही और न जाने क्या क्या बोलकर झूठे आंसू बहाने लगी। कामना को समझ में आ गया था कि अब सारे रिश्तेदार कल से आने लगेंगे और इनसे ज्यादा बहस की तो यह सबके सामने मुझे ही बुरा साबित कर देंगे। सूरज गलत नहीं बोल रहा। इसलिए कामना ने सोचा, जैसे इतने दिन वैसे कुछ दिन और सही, शादी खत्म होते ही मैं इन सबको इनकी असलियत दिखाऊंगी और तब तो कोई यह भी नहीं बोल सकता कि मैं शादी में रोड़ा लग रही हूं, क्योंकि सुरभि विदा हो चुकी रहेगी। कविता और सुरभि भी आकर कामना को उल्टा सीधा बोलने लगी और सुरभि ने बोला,
क्या भाभी, 2-4 दिनों में मैं विदा हो जाऊंगी और आप कलह कर रही हैं? मैं तो मेहमान हूँ। कविता दीदी की तो पहले ही शादी हो चुकी है। अब मैं भी चली जाऊंगी। तुम इस घर की इकलौती मालकिन हो, फिर क्यों इतना बवाल मचा रही हो? हमारी माँ का हमारे बाद क्या होगा, यह सोचकर ही हमें चिंता हो रही है। पता नहीं तुम माँ के साथ क्या करोगी। जब अभी हम घर में हैं तब तुम माँ को रुला रही हो और पता नहीं क्या क्या कामना को बोलने लगी। कामना को पता था इन माँ बेटियों से बहस करने का कोई फायदा नहीं और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कविता, सुरभि और शारदा जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी और खुद की जीत पर गर्व महसूस करने लगी। इसी तरह सुरभि की शादी का दिन भी आ गया और सुरभि की शादी भी हो गई। शादी तक कामना ने खुद को बहुत ही कंट्रोल करके रखा हुआ था। गुस्सा तो उसके अंदर बहुत था, पर वह बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रही थी और सबके सामने अच्छा बर्ताव कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके और उसके पति के ऊपर कोई लांछन लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई ननद की शादी में लगा दी थी, जिसका मोल इन माँ बेटी की नजरों में नहीं था। लेकिन कामना ने सोच रखा था कि सुरभि की विदा होते ही वह इन माँ बेटी की असलियत जरूर दिखाएगी। उस वक्त कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी तो घर में होंगे ही, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसे जो बोलना है बोले। सुरभि विदा हो रही थी और वह कामना के गले मिली। कामना ने सुरभि को गले लगाते हुए उसके कान में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद इस घर से जाने के लिए। तुम्हारी भी एक कुंवारी ननद है और तुम्हारे भी ससुर नहीं है। ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो व्यवहार तुमने और तुम्हारी माँ बहन ने मेरे साथ किया है, वही व्यवहार तुम्हारी सास और नंद तुम्हारे साथ भी करें। मैं इतने दिनों तक खामोश थी, इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों से डरती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे पति ने अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी से अपनी बहन की शादी की तैयारी करवाई थी और मेरे थोड़े से गुस्से से उनकी यह जीवन भर की तपस्या भंग हो जाती और उनके ऊपर एक लांछन लग जाता, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन अब तुम विदा हो रही हो और अपने आगे के मायके के रास्ते तुमने खुद ही बंद कर लिए हैं। और तुम्हारी कविता दीदी तो अभी कुछ दिन यहीं रहेंगी। उन्हें तो यहीं उनकी बातों का जवाब देकर भेजूंगी। तुम माँ बेटियों को क्या लगता है, बहू की कोई इज्जत नहीं होती? तुम दोनों बहनों को क्या लगता है, जिंदगी भर तुम्हारी माँ ही मायके में बैठी रहेंगी और भाई भाभी की कोई औकात नहीं? अपने गंदे व्यवहार के कारण तुम लोगों ने अपना मायका फोड़ लिया है। अब जब तक तुम्हारी माँ है, अपने मायके आओ जाओ और अपनी माँ के गले मिलो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं रहेंगी, तुम्हारे मायके के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कोई भी जज्बात नहीं है। अपनी माँ से जितने दिन का मायका चलाना है चला लेना। भाई भाभी से कोई उम्मीद मत करना और इसके लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। सुरभि कामना का चेहरा देख रही थी, पर वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लोग जो व्यवहार कामना के साथ कर रहे हैं, वह कामना को अंदर ही अंदर पत्थर बनाया जा रहा है। क्योंकि कामना तो ऐसी नहीं थी, पर उन लोगों के व्यवहार के कारण कामना पत्थर की हो गई थी और उसके सारे जज्बात खत्म हो चुके थे। सुरभि को तो समझ में आ चुका था कि उन लोगों की गलतियों की वजह से अब उसका मायका तो खत्म हो चुका है और वह विदाई के वक्त और भी जोर से रोने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि अचानक सुरभि इतनी जोर से क्यों रोने लगी और फिर भी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि आखिरी बार वह अपने मायके को देख रही है। लेकिन कामना को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरभि के विदा हो जाने के बाद कामना की मौसी सास ने बोला, कामना बेटा, यह सारा सामान समेट कर रख ले। सब महंगे सामान हैं, इधर उधर हो जाएंगे, फिर तुम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कामना ने बोला, अरे मौसी, चिंता क्यों करती हैं? कविता दीदी है ना, सब कुछ संभाल लेंगी। वैसे भी मैंने शादी में क्या संभाला है, सब कुछ तो कविता दीदी ने अकेले ही मैनेज किया है। सुरभि की शादी में मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, क्योंकि मैं तो घर के रसोई के कामों में ही व्यस्त रहती थी
और मेरा दायरा रसोई तक ही सीमित था और कविता दीदी के दायरे में रसोई तो आता ही नहीं था। इसलिए सुरभि ने क्या कपड़े और जेवर खरीदे हैं वह भी मैंने शादी के वक्त ही देखे। आराम आराम से ही कामना ने कविता की पोल पट्टी सबके सामने खोल दी। कविता के पास कामना की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप मंडप में से सामान समेटने लगी। शारदा जी भी चुपचाप यह सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वह कोई ड्रामा नहीं कर सकती थी। कामना ने इतने तरीके से बात कही थी। थोड़ी देर के बाद शारदा जी कामना के पास गई और बोला, चलकर कुल देवी को प्रसाद चढ़ा दे। सुरभि विदा हो गई है, उसके बाद कुल देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। कामना ने बोला, मैं क्यों चढ़ा दूं? कविता दीदी से चढ़वा लीजिए, आखिर सब कुछ तो उन्होंने अकेले ही संभाला है। मुझे तो कुछ दिखाया नहीं, तो प्रसाद चढ़ाने का काम भी वह अकेले ही कर ले। शारदा जी ने बोला, अरे कविता कैसे चढ़ा सकती है? यह तो घर की बहू ही कर सकती है। तेरे पापा होते तो मैं चढ़ा लेती, लेकिन अब तो तुझे ही चढ़ाना पड़ेगा। कामना ने बोला, पागल समझ रखा है मुझे? इतने दिनों से आप तीनों माँ बेटी क्या कर रही थी? मुझे दिखाई नहीं पड़ा था क्या? शादी की सारी रस्में मैंने और सूरज ने सिर्फ इसलिए निभाई क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैंने वहां पर कुछ भी बोला तो आप फिर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करके सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों में मुझे बदनाम कर देंगी और सूरज की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। सिर्फ इसलिए मैं चुप थी, पर अब सुरभि की शादी हो चुकी है। अब आपको जिसके सामने जो ड्रामे करने हैं कीजिए, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कोई प्रसाद चढ़ाने वाली नहीं। जब सारे काम कविता दीदी से करवाए हैं तो यह भी उन्हीं से करवा लीजिए, आखिर वही तो घर की मालकिन है। कहकर कामना ने अपना रूम अंदर से बंद कर लिया। सूरज रूम की तरफ ही आ रहा था। शारदा जी ने सूरज से बोला, देख रहे हो ना तेरी बेबी क्या कर रही है? सूरज ने बोला, मैं कुछ नहीं बोल सकता माँ। जब मैं तुम्हें, कविता और सुरभि को कुछ नहीं बोल सका तो मैं कामना को कैसे कुछ बोल दूं? जब तुम्हें लगता है जो तुम लोगों ने सही किया था, तो कामना भी जो कर रही है वह सही है। ना मैंने उस वक्त कुछ बोला, ना मैं अब कुछ बोल सकता हूं। कहकर सूरज भी रूम के अंदर चला गया। कामना की सास को समझ में आ चुका था कि अब कामना उससे डरने वाली नहीं है, क्योंकि अब उसे किसी भी बदनामी का कोई डर नहीं है। उसने जाकर अपनी देवरानी से यह बोलकर कि कामना के बच्चे ने पोटी कर दी है और वह उसे साफ कर रही है, तो अब वह प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, अपनी देवरानी से प्रसाद चढ़वा लिया। अगले दिन तक लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। बस कामना की चाची सास के परिवार और कविता और उसके पति थे। शारदा जी ने सूरज से बोला, आज सुरभि के पग फेरों की रस्म है, जाकर उसे ले आ। सूरज कुछ बोलता उसके पहले ही कामना ने बोला, सूरज क्यों लेकर आएंगे? सूरज ने क्या जिम्मेदारी निभाई है? सब कुछ तो कविता दीदी ने अकेले किया है मालकिन बनकर, तो अब सुरभि के पग फेरों की रस्म भी कविता दीदी करवाएंगी। सूरज बिल्कुल नहीं जाएंगे, कहकर लगभग खींचते हुए कामना सूरज को रूम में ले गई। चाची सास को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कामना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि वह कामना से पहले भी मिल चुकी थी और वह बहुत सुलझी हुई सभ्य महिला थी। लेकिन कविता और शारदा जी को सब कुछ समझ में आ रहा था। कविता और शारदा जी चुपचाप खड़े थे। अब वह ड्रामा भी किसके सामने करते? कोई ड्रामा देखने के लिए वहां पर बचा ही नहीं था, क्योंकि कामना की चाची साथ भी बहुत सुलझी हुई महिला थी और बहुत अच्छे से अपनी जेठानी को जानती थी। कविता का पति यह बोलते हुए चला गया, तुम अपने मायके के पचड़ों को खुद ही संभालो और जब दिल करे खुद ही आ जाना। कामना की चाची सास कामना के रूम में गई और पूछा, क्या हो गया है? तो सूरज ने सारी बात अपनी चाची को बताई और सूरज की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। जो पराया व्यवहार इन माँ बेटियों ने सूरज और कामना के साथ किया था, सुनकर चाची ने बोला, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी जेठानी के क्या लक्षण हैं और अपनी बेटियों को भी अपने जैसा बना दिया। खैर, अब पग फेरों की रस्म तो करवानी ही पड़ेगी। तुम दोनों ने जो बात बताई
तुम दोनों से जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं बिट्टू को भेज देती हूँ सुरभि को लाने के लिए। बिट्टू सूरज का छोटा चचेरा भाई था और चाची ने अपने बेटे बिट्टू को सुरभि को लाने के लिए भेज दिया। कविता ने अपनी माँ से बोला, मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे पति गुस्से में यहाँ से निकल गए हैं। शारदा जी उसे रोकना चाह रही थी, पर कविता को पता था अभी यहाँ रुकने से सिवाय बेइज्जती की उसे कुछ नहीं मिलेगा, और वह अपना सामान पैक करने लगी। जब कविता जा रही थी तो सूरज हॉल में ही बैठा था। कविता ने बोला, अच्छा सूरज भाई, मैं चलती हूँ। सूरज ने बस आंख उठाकर कविता की ओर देखा और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कविता को समझ में आ चुका था कि रिश्तों में दरार आ गई है, पर वह क्या कर सकती थी। अब इन सब की जिम्मेदार वह खुद थी। पता नहीं कि गुमान में तीनों माँ बेटी ने यह सब कुछ किया था। खैर, कविता घर के बाहर आ गई। खिड़की से कामना बाहर की ओर ही देख रही थी और दोनों की नजर आपस में टकराई। कविता ने कामना से नजरों ही नजरों में बोला कि मैं जा रही हूँ, और कामना की नजरों को देखकर कविता को समझ में आ गया कि जैसे वह बोल रही हो, अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जबकि पहले कभी कविता आई थी तो कामना ने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि कामना उसे गुड बाय बोलने बाहर नहीं आई थी, और वह इसकी शिकायत किसी से करती। आखिर खुद का व्यवहार भी तो उसे पता था कि उसने इन 2 महीनों में क्या किया है। और कविता चली गई। उधर बिट्टू सुरभि को लेकर पग फेरों के लिए आ गया था, लेकिन कामना अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली। सभी को तो पहले ही पता था कि कामना अब उसकी कोई भी खातिरदारी नहीं करने वाली। कामना की चाची सास ने सुरभि का स्वागत किया और जो भी रस्म करनी थी सुरभि चाची ने की। कामना और सूरज रूम से बाहर भी नहीं निकले। सूरज तो एक बार को सुरभि से मिलने के लिए जाना भी चाहता था, पर कामना का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इन 2 महीनों में कामना के साथ क्या हुआ है, वह किस दर्द से गुजरी है, यह उसने हर रात देखा था। सुरभि और शारदा जी खामोश थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था उनके लिए उनके किए का इतना बड़ा अंजाम होगा। वह तो यही सोच रहे थे जैसे आज तक सब कुछ ठीक हो रहा है, आगे भी ठीक होता रहेगा। सुरभि की चाची ने सुरभि से बोला, देख सुरभि, तेरी माँ बहुत तेज औरत है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी है, और अब उसने अपने जैसा ही अपनी बेटियों को भी बना दिया है। तेरी भाभी बहुत अच्छी है, तुझे भी पता है। उसने हमेशा तुम लोगों का किया है, नहीं तो आज के जमाने में कोई भाई भाभी अपने जीवन भर की पूजी बहन की शादी में लगा दे, यह कोई नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी तुम लोगों ने अपने भाभी की कोई कदर नहीं की। क्या तुम्हारी माँ जीवन भर तुम्हारे मायके में बैठी रहेगी? नहीं ना, आगे का मायका भाई भाभी से ही चलेगा। एक काम कर, अभी तो वह बहुत गुस्से में है, कुछ दिन रुक जा, लेकिन उसके बाद अपनी भाभी को मना लेना। वह बहुत अच्छी है, जरूर मान जाएगी। सुरभि ने बोला, हाँ चाची, बिल्कुल, मुझे मेरा मायका वापस चाहिए, और उसके लिए मैं हर कोशिश करने को तैयार हूँ। और मैं कविता दीदी को भी बुला लूंगी। हम दोनों मिलकर भैया भाभी को जरूर मना लेंगे, और माँ को भी हम अच्छा सा समझा देंगे कि उन्हें अपने बेटे बहू की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी सारी सेवा उनके बेटे बहू ही करेंगे। बेटियां पराई हो चुकी हैं।